हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। जैसा कि आपने तस्वीर देखा होगा तो तस्वीर से संबंधित बिंदुएं आपके दिमाग में आने लगी होंगी, क्योंकि आज के इस सेशन में ओपन स्टडी एरिया आपको पढ़ाने जा रहा है ब्लड। याद रखेंगे, ये जितने भी रेड कण दिखाई दे रहे हैं उसको आप आरबीसी के नाम से जानते हैं, और ये जो भी व्हाइट दिखाई दे रहे हैं इसको डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। घबराइएगा नहीं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बीपीएससी एग्जामिनेशन TRE 3 में और TRE जो 2 था और TRE 1 भी कहें, या भविष्य में आने वाले कोई भी एग्जाम्स हैं उसमें एग्जाम्स में ब्लड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम ब्लड पढ़ेंगे, अगले वाले सेशन में हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, और शाम का जो सेशन होगा वो अपना चलता रहेगा अपनी स्थिति में। तो आइए, हम यहाँ पर तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ब्लड में ये जो प्रकार की तस्वीरें हैं, लेकिन आज जो है हम एक एक कंटेंट को आपको लिखित रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से आप सभी का हमने रिक्वेस्ट किया है आप लोगों से कि प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्लड देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ब्लड। उम्मीद करते हैं कि यह थोड़ा सा नीचे मुझे लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। आज के इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? ब्लड। याद रखेंगे दोस्त, ब्लड को हम लोग BLOOD के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लड है ये। और ये ब्लड है क्या? सबसे पहली बात यह है कि ब्लड की हम लोग परिभाषा कैसे देंगे। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक प्रकार का जो है, ब्लड है एक प्रकार का प्राकृतिक है। याद रखेंगे, ब्लड जो है एक प्रकार का प्राकृतिक गाढ़ा है। गाढ़ा कहने का मतलब जो होगा कि ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक गाढ़ा के साथ साथ यानी कि उसी को विलयन कहेंगे। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक प्रकार की प्राकृतिक गाढ़ा है। याद रखेंगे, और यह जो होता है इसकी प्रकृति अगर देखेंगे तो ब्लड की प्रकृति जो होती है वह क्षारीय होती है। याद रखेंगे, ब्लड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है ब्लड का वह 7.4 होता है। ठीक है, अगर कहेंगे कि ब्लड बनता कहाँ है तो ब्लड कहाँ बनेगा? तो ब्लड बनेगा दो जगह पर। याद रखेंगे, अलग अलग तरीके से। पहला नंबर, यदि आप वयस्क हैं, यानी कि आप जो है वयस्क हैं, यानी यूं कहें कि जो भ्रूण अवस्था में नहीं है, वयस्क मत कहिए, 18+ वालों को ही वयस्क कहते हैं, ऐसे तो 21 वाले को बोला जाता है अभी फिलहाल के हिसाब से। तो ब्लड बनेगा कहाँ? तो मनुष्य में ब्लड जहाँ बनता है उसको हम लोग अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे जो होते हैं, यानी बच्चे नहीं जबकि भ्रूण यानी कि मानव की प्रारंभिक जो अवस्था होती है जिसमें वो भ्रूण का निर्माण करता है, उसमें ब्लड कहाँ बनता है? तो मीसोडर्म। याद रखेंगे, मीसोडर्म में ब्लड का निर्माण होता है जब वह भ्रूण अवस्था में है। तो अभी आपने क्या पढ़ा? ब्लड क्या है? यह प्राकृतिक गाढ़ा या विलयन है। यह प्रकृति में कैसे होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड बनेगा कहाँ? तो मनुष्य में ब्लड जो होता है अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन अगर वह भ्रूण अवस्था में है तो ब्लड कहाँ बनेगा? तो उसको मीसोडर्म में ब्लड का निर्माण होता है। अगले बिंदु को हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, हमारे शरीर में ब्लड, याद रखेंगे, हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है ये देखेंगे। एक आंकड़ा की तरह देखें तो एक औसत मान कहता है कि मनुष्य के शरीर में 5.5 लीटर ब्लड होता है। याद रखेंगे, मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है? 5.5 लीटर। लेकिन अगर महिला से देखेंगे तो पुरुष की तुलना में आधा लीटर कम ब्लड होता है। याद रखेंगे, पुरुष की तुलना में महिला में आधा लीटर ब्लड का मान क्या होता है? कम होता है। अगर पूरे शरीर के में देखेंगे तो वजन के हिसाब से पूरे शरीर के लगभग कितना प्रतिशत ब्लड है? तो 7% ब्लड है। हमारे शरीर में ब्लड 5.5 लीटर करीब करीब होता है। महिला में आधा लीटर ब्लड जो होता है वह कम होता है। याद रखेंगे, वह कम होता है। वजन के हिसाब से देखें तो 7.4 होता है। अब ये ब्लड बनता कहाँ है? आपने तो पढ़ लिया, लेकिन ये ब्लड बनने के बाद एक स्थान है हमारे शरीर में जहाँ पर ये ब्लड जा करके क्या होता है? जमा होता है, जिसको ब्लड का बैंक कहते हैं। याद रखेंगे, उसका नाम है प्लीहा। याद रखेंगे, प्लीहा, या इसको हम लोग
प्लीहा के बाद हम लोग इसको तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। तिल्ली के बाद हम इसको अंग्रेजी में स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे शरीर में स्प्लीन होता है जिसको हम लोग तिल्ली कहते हैं, उसी में जा कर के ब्लड जो होता है वह क्या होता है, जमा होता है। हमारे शरीर में कहाँ पर ब्लड जमा होता है, तो स्प्लीन में जमा होता है। यही कारण है कि स्प्लीन को हम लोग ब्लड का क्या कहते हैं, यानी कि बैंक कहते हैं। लेकिन सब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आरबीसी देखा जाए, आरबीसी रेड ब्लड और क्या सेल, तो रेड ब्लड सेल जो होता है इसमें दो चीज नहीं पाया जाता है। एक तो होता है कि केंद्रक नहीं पाया जाएगा, साथ ही साथ इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे, लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाए जाने की वजह से जो आरबीसी होता है वो उसको मारने के लिए एक जगह पर जाना पड़ता है, यानी कि उसको खुद को मृत होने के लिए तिल्ली में जाना पड़ता है। यही कारण है कि आरबीसी का रेड ब्लड सेल का, यानी कि कहें कि कब्रगाह किसे कहते हैं, तो प्लीहा या तिल्ली या उसको स्प्लीन के नाम से जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि इतना बात तो आपने ज़रूर समझा होगा। अब उसके बाद देखेंगे अगली बिंदु हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब ये ब्लड के हम लोग भाग पढ़ेंगे। अगला बिंदु क्या है, भाग। किसका भाग, तो ब्लड का भाग हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्लड के अगर भाग की बात करें तो ब्लड जो होता है आपके शरीर में दो भागों में बांटा गया रहता है। एक तो जो भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। रक्त के जो भाग होते हैं वह कितने भाग में बटे होते हैं, दो भाग में। याद रखिए, पहला नंबर क्या होता है, प्लाज्मा, और दूसरा नंबर को बोलते हैं रुधिराणु। याद रखेंगे, रुधिराणु के नाम से जानते हैं। ब्लड में कितने भाग होंगे, तो ब्लड में दो भाग होंगे। पहला नंबर प्लाज्मा, दूसरी नंबर रुधिराणु के नाम से जानते हैं। अब रही बात कि प्लाज्मा में मुख्य रूप से क्या होता है, तो प्लाज्मा में मुख्य रूप से एक ठो चीज होता है वो प्रोटीन होता है, और दूसरे जो चीज़ होता है उसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो ब्लड जो होता है दो भागों में रहता है, एक होता है प्लाज्मा। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो प्लाज्मा जो होता है हमारे शरीर में, याद रखिएगा, 55% से लेकर के 60% तक होता है। याद रखेंगे, हमारे शरीर में प्लाज्मा का मान 55% से 60% तक होता है। उसके बाद रुधिराणु जो होता है, अब देख लीजिए यहाँ पर 40% से लेकर के 45% तक मान को हम लोग रुधिराणु के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा में देखिए, इसी बार बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछ दिया था 3 में कि बताइए ब्लड का कौन सा भाग जो होता है वह द्रवित अवस्था में होता है, तो उस कंडीशंस में आपको द्रवित अवस्था में प्लाज्मा बताने हैं। क्योंकि प्लाज्मा जो होता है हमारे शरीर में, जो प्लाज्मा होता है यानी कि ब्लड जो प्लाज्मा के रूप में होता है उसमें 90% क्या होता है, जल होता है। तो पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे शरीर में उपस्थित रहने वाले ब्लड में प्लाज्मा का मान कितना होता है, तो प्लाज्मा का मान कितना होता है, 55% से 60%। उस वो कैसा होता है, तो द्रवित अवस्था में। और दूसरी बात, द्रवित अवस्था में क्यों होता है, तो उसमें 90% तक जल होती है, प्लस 10% जो बचेंगे ना, इसी में आपका प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट आता है। उम्मीद करेंगे कि ये बिंदु आपको समझ में आ रहा होगा। अब रहेगी बात कि दोस्त हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा में दो मुख्य रूप से जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। ये दोनों मुख्य जो प्रोटीन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे फाइब्रोनोजिन, एक को बोलेंगे फाइब्रोनोजिन। याद रखेंगे, फाइब्रोनोजिन, समझ लीजिए, फाइब्रोनोजिन के नाम से जानते हैं। ये फर्स्ट नंबर प्रोटीन है, दिस इज द फर्स्ट नंबर प्रोटीन। और दूसरा वाला जो प्रोटीन होता है इसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देखिएगा। फिर से समझ लेते हैं, ब्लड भाग दो होते हैं, प्लाज्मा और क्या, रुधिराणु। प्लाज्मा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, प्लस प्लस उसमें जल होता है। जल की मात्रा 90% तक होती है, यही कारण है कि यह क्या होता है, द्रवित अवस्था में पाया जाता है। दूसरी बिंदु है कि 10% में प्रोटीन और क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं। दूसरी बात है कि प्रोटीन में कौन कौन पाए जाते हैं, तो इसमें प्रोटीन जो होता है वह दो ठो होता है। याद रखेंगे, प्रोटीन कितने होते हैं, दो मुख्य रूप से। पहला नंबर फाइब्रोनोजिन और दूसरा नंबर प्रोथ्रोम्बिन।
अब रहेगी बात कि किसी कारणवश जैसे कि आपका तबीयत खराब हो गया, आप ठीक नहीं है, तो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्टिंग लिखता है। तो ब्लड टेस्टिंग कराने के लिए जब जाते हैं आप, तो जो टेस्टिंग वाला होता है वो सबसे पहले क्या करता है, आपके शरीर में से जो आरबीसी निकालता है उसको सीरम में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अब रहेगी बात कि सीरम है क्या, आखिर सीरम है क्या जिसको जो टेस्ट करने वाले लोग ये करते हैं। तो जब ब्लड में से फाइब्रोनोजिन हटा दिया जाए, याद रखेंगे रेड ब्लड सेल जो होती है या सॉरी प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन जब हटा दिया जाएगा तो वह बचा हुआ ब्लड क्या कहलाएगा, प्रोथ्रोम्बिन युक्त ब्लड को हम लोग सीरम के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे सीरम या इसको सेरम के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन हटा देने के बाद सीरम बन जाता है और उसी सीरम से जो है पता लगाया जाता है कि आपको कौन सी बीमारी हुआ है। तो इस प्रकार से सीरम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब रहेगी बात, इन सभी को तो हम लोग समझे हैं, इसके बाद आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिए सीरम का एक बार फिर पूछा जा सकता है कि सीरम का रंग कैसा होता है। तो याद रखिए सीरम का रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है सीरम का रंग। आइए अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अगला हम बिंदु पढ़ेंगे जिसका नाम है रुधिराणु। याद रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको दिखाई दे। रुधिराणु जो होता है वह हमारे शरीर में रुधिराणु 3 प्रकार के पाए जाएंगे। बहुत ही मस्त चीज़ है, ध्यान रखिएगा। पहला नंबर इसको हम लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं, दूसरा नंबर हम इसको डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं और तीसरा नंबर हम इसको प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये बिंदु समझ गए होंगे। रुधिराणु यानी कि रक्त कणिका जिसको बोलते हैं वह 3 रूपों में पाया जाता है। ये ठोस रूपों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको प्लाज्मा से अलग बना गया है। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि रुधिराणु जो होता है वह कितना होता है, अभी बताया 40% से लेकर के 45% तक इसका मान हमारे शरीर में होता है। अब आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है? आरबीसी का रासायनिक नाम हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट याद रखेंगे, एरिथ्रोसाइन, इसका एरिथ्रोसाइट इसका नाम है, एरिथ्रोसाइट। याद रखेंगे आरबीसी का जो नाम है वो रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट है। अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट के बाद में ल्यूकोसाइट कर दीजिए, ल्यूकोसाइट ले। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट। बहुत आसानी पूर्वक देखने की जरूरत है, घबराइएगा नहीं। तो चलिएगा, रुधिराणु जिसको हम लोग ठोस कण वाला भाग कहते हैं, ठोस कण वाले भाग में 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो पहला नंबर एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल को, डब्ल्यूबीसी हम लोग इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लेटलेट्स, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब रहेगी बात कि हम लोग पहले पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट के बारे में, फिर पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट के बारे में, फिर पढ़ेंगे थ्रोम्बोसाइट के बारे में। तो आइए अब हम लोग ब्लड में एरिथ्रोसाइट बताने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे अगले बिंदु है, जैसे कि आप लोग जिसको आरबीसी हम लोग देख रहे हैं, रुधिराणु का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। याद रखेंगे एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट। तो पूछा जाएगा एरिथ्रोसाइट किसका नाम है? आरबीसी का। याद रखेंगे हमारे शरीर में लगभग 5 मिलियन होता है। 5 मिलियन कहने का मतलब ये 50 लाख के करीब करीब होता है। जब कभी आप अपना ब्लड टेस्टिंग कराइएगा ना, तो ब्लड टेस्टिंग कराते समय इसको लाख में काउंटिंग या मिलियन में काउंटिंग की जाती है। आरबीसी जो होता है यह 120 दिनों तक ये जीवित होता है। याद रखेंगे आरबीसी लगभग 120 दिनों तक जीवित रहता है। यह जो आरबीसी है दोस्त, वह आरबीसी जो है पूरे रुधिराणु जो कि कणिका के रूप में पाई जा रही है, ये रुधिराणु जिसको बोल रहे हैं, पूरे रुधिराणु का 99% भाग सिर्फ आरबीसी ही होता है। रेड ब्लड सेल 5 मिलियन, 50 लाख, यानी कि उसके बाद 120 दिनों तक 99%। अब उसके बाद जरा देखिएगा, आरबीसी में चूंकि केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्या बताया? केंद्रक, साथ ही साथ इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है।
इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि इसको मृत होने के लिए प्लीहा में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? प्लीहा। प्लीहा में जाने की वजह से इसी प्लीहा को रक्त का या आरबीसी का, याद रखेंगे, आरबीसी रक्त का क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। याद रखेंगे, आरबीसी का कब्र यानी आरबीसी रक्त का कब्र प्लीहा को, क्योंकि मृत होने की जाता है। लाइसोसोम नहीं होता है, केंद्रक भी नहीं होता, 99% होता है, 120 दिनों तक जीवित रहता है। 5 मिलियन इसकी मान हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। यह हमारे शरीर में काम क्या करता है? याद रखेंगे, आरबीसी का रंग जो होता है वह रेड क्यों होता है? तो इसका मुख्य कारण एचबी होता है। एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही रुधिराणु जो होता है आरबीसी, उसका रंग रेड दिखाई देता है। अब रहेगी बात कि जो महिला होती हैं उसमें 139 एम प्रति 100 ml पर क्या होता है? याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन होता है। पुरुष में हीमोग्लोबिन का मात्रा ज़्यादा होता है, 149 एम प्रति 100 ml पर पाया जाता है। किसमें? पुरुष में। याद रखेंगे, अगर आप में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, किसी भी कारणवश हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो आपको एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगा, जिसको हम लोग अरक्तता के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? अरक्तता, जिसको महिलाओं को इसको पूर्ति करने के आयरन के एसिड की गोलियां दी जाती हैं। लेकिन अगर पुरुषों में या यूं कहें महिलाओं में भी अगर इसकी कमियां आ रही हैं, तो इसका मुख्य कारण है कि हमारे शरीर में लोहा का मान घट गया है, यानी कि लोहा Fe का मान घटा हुआ है। तो Fe के मान को लेवल करने के लिए ही गोलियां ली जाती हैं, वरना आप मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से कुछ खाद्य पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से खास बातें करेंगे पालक का। पालक यदि आप भारी मात्रा में खा रहे हैं, प्लस सेव इत्यादि खा रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आप अपने शरीर में जो है आरबीसी में, हीमोग्लोबिन में बढ़ोतरी पा सकते हैं और आप अपना लेवल अप कर सकते हैं, मतलब बेहतर तरीके से। महिलाओं की तुलना में पुरुषों के जो ये चेहरे होते हैं वो जरा देखेंगे कुछ ज़्यादा ही चमकदार होते हैं। यही कारण है, ये हंसने वाली बात है कि पुरुषों को मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आरबीसी में हम लोगों ने इतना देखा है। अब बारी आएगी हमारे पास ये WBC की। लेकिन आरबीसी को और आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक बात, आरबीसी का मुख्य रूप काम क्या है? तो CO2 और प्लस O2 को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन अर्थात कहेंगे आरबीसी इसमें मदद करता है। आरबीसी में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाएंगे? मुख्य रूप से 2 प्रकार के, जिसको हमने तुरंत आपको बताने की कोशिश किया है। अब चलिएगा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे हम लोग WBC। ये रहेगा WBC। WBC का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम ल्यूकोसाइट है। याद रखेंगे, ल्यूकोसाइट है। अच्छा, एक बात हमने इसमें बताया कि नहीं आप लोगों को कि कितना मान होता है? हाँ, बताया है। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। ल्यूकोसाइट बोलते हैं, याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट। तो WBC का मान क्या है? ल्यूकोसाइट। याद रखेंगे, इसमें HB जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, उपस्थित नहीं रहता है। हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं रहने की वजह से इसका रंग जो होता है वह आपको वाइट नजर आता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण से आरबीसी जो होता है, नहीं सॉरी, WBC जो होता है, यह वाइट नजर आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी संख्या हमारे शरीर में अगर रुधिराणु के रूप में देखें, कण के रूप में देखें, तो कण के रूप में रुधिराणु का मान जो होता है WBC के रूप में सबसे कम होता है। याद रखेंगे, यह करीब 8000 से लगभग 10,000 तक हमारे शरीर में पाया जाता है। 8000 से लेकर क्या 10,000 तक। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है इसमें कि इसमें जो होती है ना एंटीबॉडी पाई जाती है, अर्थात इसमें ऐसी कुछ चीजें पाई जाती हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित रहने वाली विभिन्न चीजों से लड़ने का काम करेगी। आप देखेंगे इसका आकार जो होता है वह कैसा होता है? ये अनियमित आकार की होती है। सबसे ज़्यादा काम यह है कि WBC का आकार कैसा होता है? अनियमित। उसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। लेकिन कहा दिया जाए कि RBC यानी रेड ब्लड सेल का आकार कैसे होता है? तो उस कंडीशंस में रेड ब्लड सेल का आकार आप बताइएगा, गोलाकार होता है। RBC का जो आकार होता है वो कैसा होता है दोस्त? गोलाकार। लेकिन WBC का कोई आकार विशेष नहीं होता है, अनियमित आकार वाले होते हैं।
आप सभी जानते होंगे कि ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। याद रखेंगे, तो अस्थि मज्जा में होता है तो इसका मतलब कि WBC का भी निर्माण कहाँ होता होगा? अस्थि मज्जा में। तो WBC का निर्माण कहाँ पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछ देगा आपको घुमाने के लिए कि बताइए WBC का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो उस कंडीशंस में आप इसको अस्थि मज्जा के नाम से जानिएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि WBC जो होती है ना, वो एक प्रकार की नहीं होती है। WBC बहुत प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट एक और चीज इसमें छूट रहा है कि 4 दिन इसका जीवन काल होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है? 4 दिन। जीवन काल 4 दिन। और RBC का जीवन काल आपको कितना बताया था? 120 दिन। इसमें देखिएगा, एक होता है मोनोसाइट, याद रखेंगे, मोनोसाइट, और एक होता है लिम्फोसाइट, याद रखेंगे। WBC में जो मोनोसाइट होता है दोस्त, याद रखेंगे, मोनोसाइट जो होता है वह आकार में सबसे बड़ा होता है, याद रखेंगे, सबसे बड़ा। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि बताइए कि WBC का जीवन काल कितना होता है? 4 दिन, कहीं कहीं 5 दिन भी लिखा गया है, लगभग 4 दिन समझिएगा। तो पूछा जाएगा WBC का आकार में सबसे बड़ा कण कौन पाया जाता है, तो उस कंडीशंस में आप उसको मोनोसाइट बताइएगा, ठीक है, मोनोसाइट। और एक होता है लिम्फोसाइट, याद रखेंगे, लिम्फोसाइट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लिम्फोसाइट क्या है? यही है हमारे शरीर में जो एंटी बैक्टीरिया के रूप में काम करेगा या फिर एंटीबॉडी के रूप में काम करेगा। आपके शरीर में अगर लिम्फोसाइट की मान कम हो जाता है तो डॉक्टर इस बात की पता लगा लेता है कि आप जो है, आपके शरीर में जो भी रोग हो रहे हैं उसमें हम कोई भी दवा दे रहे हैं तो वो काम नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कि आपके शरीर का लिम्फोसाइट का मान क्या हो गया है? घट गया है। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी के रूप में WBC का एक कण काम करता है जिसको लिम्फोसाइट के नाम से हम लोग जानेंगे। लिम्फोसाइट में देख लीजिएगा, 2 प्रकार का सेल होता है। लिम्फोसाइट में सेल होते हैं जिसमें से पहला नंबर एक T सेल होता है और दूसरे नंबर को हम लोग B सेल के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास याद रखिएगा T सेल होता है, T, और उसके बाद क्या? B सेल होता है। तो कहा जाएगा कि WBC में अर्थात लिम्फोसाइट में, WBC के लिम्फोसाइट में कितने प्रकार के सेल होते हैं? 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक नंबर होता है T सेल और दूसरा नंबर होता है B सेल। अगर आप जो है HIV से ग्रसित हैं, याद रखिएगा, HIV से ग्रसित हैं, तो आपके WBC में रहने वाले लिम्फोसाइट का T सेल बर्बाद हो गया होगा। तो याद रखेंगे, तो HIV का पता लगाने के लिए जब कभी भी आपको लिखा जाएगा कि जाइए आप HIV का टेस्ट करा करके लेकर आइए, तो वो WBC में से निकालेगा कि हाँ T सेल का क्या हाल है। अगर T सेल अगर बर्बाद हो गया है तो उस कंडीशंस में आपको HIV पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको WBC में इतने सारे चीज तो जरूर समझ में आ गए होंगे। अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जरा देखेंगे RBC, देखिएगा RB और क्या C, और अनुपात इसको देखेंगे WBC। अगर RBC हमारे शरीर में RBC और WBC का अनुपात पूछा जाए तो उस कंडीशंस में बता दीजिएगा 600 अगर RBC रहता है तो 1 ठो WBC पाया जाता है। तो यानी कि हमारे शरीर में RBC और WBC का अनुपात कितना है? सही आंसर हो जाएगा, हमारे शरीर में RBC और WBC का अनुपात जो होता है 600:1 होता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप लोग को ये बिंदु समझ में आ गया होगा। अगले बिंदु समझ लेते हैं कि अब प्लेटलेट्स की बारी आती है। ये तीसरा नंबर प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स हो जाएगा, प्लेटलेट्स। अगर कोई मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग में तो इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहेंगे। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है इसी को हम लोग बिम्बाणु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका हमारे शरीर में जो मान होता है 2 से 3 लाख, याद रखिएगा, 2 से 3 लाख हो जाएगा। तो पूछा जाएगा प्लेटलेट्स की मात्रा आपके शरीर में कितना होता है? तो प्लेटलेट्स की मात्रा आपके शरीर में 2 से 3 लाख होता है। इसका रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट है, इसको बिम्बाणु के नाम से भी जानते हैं। ये प्लेटलेट्स हमारे शरीर में क्या काम करता है? प्लेटलेट्स हमारे शरीर में उपस्थित रहने वाले रक्त को थक्का बनाए रखने के लिए इसका जीवन काल 4 से 5 दिनों की होती है। याद रखेंगे, इसका जीवन काल कितने होगा? 4 से 5 दिनों की होता है। अब देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बीमारी हो जाती है, जैसे डेंगू। याद रखिएगा, डेंगू अगर बीमारी हो गई, डेंगू बुखार हो गया, तो डेंगू बुखार में याद रखिएगा
जो प्लेटलेट्स होता है उसका मान 80,000 से भी नीचे गिर जाता है। तो जब 80,000 से मान नीचे गिरने लगेगा तो याद रखिए ये खतरे की निशानी है। उस कंडीशंस में आपको जो है सलाह दिया जाता है, कभी कभी आप देखेंगे पपीता खाने के लिए पपीता के पत्ती वगैरह पीने के लिए बदला जाता है, फिर चीकू इत्यादि, इन सभी कीवी इत्यादि को खा करके लोग क्या करते हैं, इसको लेवल अप करते हैं। 80,000 के नीचे अगर आने लगे तो खतरे की निशानी है। डेंगू की बीमारी अगर जब होती है तो उस समय ये प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त को क्या बनाना, थक्का बनाना, यानी कि रक्त को गाढ़े बना करके रखने में इसका काम करता है। याद रखिएगा ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाएगा तो भी समस्या हो जाती है। आइए देख लेते हैं, उसी चीज को समझाते हैं। ब्लड क्लोटिंग के नाम से हम लोग जानेंगे, जिसको रक्त का जमना कहेंगे। रक्त का क्या कहेंगे, रक्त का जमना। रक्त का जमना यानी कि ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, याद रखेंगे। ब्लड क्लोटिंग के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, रक्त का जमना क्या होता है। याद रखिएगा, हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हम लोग लेते हैं जिसके वजह से हमारे शरीर में रक्त जो है थक्का बनाए रखता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि एक हीमोफीलिया नामक बीमारी है। हीमोफीलिया जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ से उनको इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि कहीं शरीर कट जाता है ना, कहीं शरीर का कोई भाग कट जाएगा, उसमें लगातार उससे ब्लड निकलता रहेगा, ठीक है। और लगातार ब्लड निकलने का वजह होगा कि आपका शरीर जो होगा वह निष्क्रिय होने, मतलब पूर्ण रूप से ब्लड शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ब्लड क्लोटिंग क्या है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कटे हुए भाग पर रक्त का जमने की प्रक्रिया हम लोग ब्लड क्लोटिंग के नाम से जानते हैं। अब ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है, कई बार आपने सुना होगा कि विटामिन के की वजह से ब्लड जो होता है जमता है। लेकिन याद रखिए, बीपीएससी इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछता, या इतने प्रकार के लॉलीपॉप क्वेश्चंस आपको नहीं पूछ दिए जाते हैं। उसमें कई जो है उसका एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और एक से अधिक आंसर उसमें से चुन लिया जाएगा। आइए ऐसे इसको कैसे कंफ्यूज किया जाता है और ब्लड का जमना कैसे कैसे होता है, इसको पूरे हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये देख लेते हैं कि हमारे शरीर में जो होता है वह रक्त का थक्का कैसे जमता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। ये कैसे कैसे काम करता है, यदि मान लीजिए किसी कारणवश आपका शरीर का कोई भाग कट गया, तो भाग जब कट गया तो थ्रोम्बोसाइट उसमें से निकलता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट निकलेगा और वायु से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। यानी कि ब्लड जो आपके शरीर से बाहर निकलेंगे, थ्रोम्बोसाइट जो है वायु से अभिक्रिया करेगा। जैसे ही थ्रोम्बोसाइट वायु से अभिक्रिएगा तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। ये पहला नंबर चरण हुआ ब्लड जमने का। अब उसके बाद थ्रोम्बो जो प्लास्टिन बना हुआ है वह थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे शरीर के उपस्थित रहने वाले एक तत्व से अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम से, और प्रोथ्रोम्बिन जो कि हमारे आरबीसी में पाया जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन और उसके बाद और थ्रोम्बोप्लास्टिन तीनों मिलकर के थ्रोम्बिन बनाते हैं, याद रखिएगा। और ये थ्रोम्बिन जो होता है अब फाइब्रोनोजिन से मिलता है, ठीक है। और यह फाइब्रोनोजिन और क्या होता है, थ्रोम्बोसिन, दोनों मिलकर के फाइब्रिन बनाते हैं। यह तीसरा नंबर चरण होता है। और उसके बाद फाइब्रिन जो होता है रुधिराणु आरबीसी से अभिक्रिया करता है। तो फाइब्रिन प्लस रुधिराणु दोनों मिलकर के अंततः रक्त का थक्का जमता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए रक्त की थक्का जमने का अंतिम चरण कौन सा है, तो फाइब्रिन रुधिराणु से रक्त अभिक्रिया करके। रक्त के थक्का जमने का शुरुआती दौर कौन है, तो थ्रोम्बोसाइट्स वायु से अभिक्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर देता है। यही कारण है कि हम लोग रक्त की थक्का जमाने वाले क्वेश्चन जो आते हैं 4 ऑप्शन वाले हो तो कर देते हैं बिल्कुल आसानी से, लेकिन 5 ऑप्शन वाले होते हैं ना, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है। इस चीज़ को संभालने के लिए, इस चीज़ को बेहतर करने के लिए बहुत आवश्यक होती है। आइए देख लीजिएगा, अब देखते हैं कि वो कौन ऐसी चीज़ हैं जो हमारे शरीर में रक्त को थक्का जमाते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में रक्त को जमाने में आवश्यक जो पदार्थ होते हैं वो एक नहीं होता है। क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर प्रश्न पूछता है कि रक्त को थक्का जमाने में सबसे ज़्यादा आवश्यक विटामिन कौन है, तो विटामिन के, याद रखिएगा।
विटामिन के जो है एक प्रकार के विटामिन है जो रक्त को थक्का जमाने में, रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम करता है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको क्या कहिएगा, उसको आप विटामिन के कहिएगा। कौन सा तत्व आवश्यक होता है तो आप कैल्शियम कहिएगा। याद रखिएगा, विटामिन रक्त को थक्का जमाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला रुधिराणु कौन सा है, थ्रोम्बोसाइट। कौन सा प्रोटीन काम करता है आपके रक्त को थक्का जमाने में, फाइब्रोनोजिन प्लस ये प्रोथ्रोम्बिन, जो कि आप लोग प्लाज्मा में जानते हैं, प्लाज्मा का यह मुख्य प्रोटीन है। ये समझ गए। अब आपको अंतिम प्रश्न हम बताएंगे, अंतिम कंटेंट बताएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि आखिर लेयर में जो ब्रेन या हेमरेज होता है ना, जिसको हम लोग नस का फटना कहते हैं, तो नस का फटना आइए समझ लेते हैं। अगली बिंदु हो जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे नस का फटना। याद रखेंगे, नस का फटना, याद रखेंगे, नस का फटना, जिसको हेमरेज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, कभी पूछा जाएगा कि हेमरेज क्या है, तो नस के फटने की कंडीशन को हेमरेज, और ब्रेन से संबंधित अगर हो जाए तो आप ये जानते होंगे उसको ब्रेन हेमरेज कहेंगे। अब उसके बाद ये नसें क्यों फटती हैं, हमारे शरीर में विटामिन जो के होता है, याद रखेंगे, विटामिन के होता है, वह रक्त को थक्का जमाता है। यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो उस कंडीशंस में जो है हमारे नसें क्या हो जाती है, फट जाती हैं, और उस कंडीशंस में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अतः इस बचाव के लिए भी भगवान ने हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार की चीज़ें बनाई है जिसको हिपेरिन के नाम से जानते हैं, हिपेरिन। याद रखेंगे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त को थक्का कौन जमाता है, तो विटामिन के, और कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर में रक्त को थक्का जमने से रोकता है, तो उसका नाम होगा हिपेरिन। हिपेरिन अगर नहीं रहेगा तो कभी भी आप चल बसिएगा, समझ रहे हैं ना, कभी भी जा सकते हैं। याद रखिए, हिपेरिन या इसको एंटी क्लॉटिंग बोलते हैं, एंटी क्लोटिंग के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से किसको एंटी क्लोटिंग के नाम से जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा एंटी क्लोटिंग जो होती है उसको हम लोग हिपेरिन के नाम से, यानी हिपेरिन को एंटी क्लोटिंग के नाम से जानते हैं। चलते चलाते अंतिम बिंदु आपको बताएंगे, और वह बिंदु ये होगा कि बताइए रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण का खोजकर्ता कौन है। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में रक्त को जो है हमारे शरीर में 2 बार गुजरना पड़ता है, इसको दोहरा रक्त परिसंचरण के नाम से जानते हैं। तो रक्त परिसंचरण का खोजकर्ता अगर पूछ दिया जाएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसकी याद रखिएगा विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण का खोज किया था। उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन में आपको मज़ा आया होगा और ये हर एक बिंदु आप ब्लड से संबंधित अब समझ ज़रूर गए होंगे। तो अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।